स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मणिपुर के वायलेंट क्लैशेस में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कई लोग मारे गए। उसी के साथ साथ एक IRS ऑफिसर की भी मृत्यु हुई उन्हीं क्लैशेस में। यह बहुत ही दुखद समाचार और दुखद सिचुएशन है, लेकिन सवाल यह आता है कि मणिपुर के दो ट्राइबल क्लैश होने के बीच में यह देश, ये नोटोरियस देश कहां से आ गया? Where the hell did China come from? This is the question that we are going to ask today. तो मणिपुर के क्लैशेस या वायलेंस जो हुआ है, क्या उसमें कोई चाइनीज एंगल है? डू दे हैव अ चाइनीज एंगल टू इट? इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे आज के इस वीडियो में। ये पीडीएफ्स आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी के ऊपर, और इंस्टा और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर वेरी गुड वैल्यू एडेड कंटेंट। अब हुआ क्या है कि CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है, डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सिचुएशन से अवगत कराता हूं। जैसी आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये वायलेंस या क्लैशेस की सिचुएशन है जो कि दो ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में हुए थे। तो क्या चीन का किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट है मणिपुर के वायलेंस में, जहां पर 95 लोग जो है मारे जा चुके हैं और तकरीबन 40,000 डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी कि अपना घर बार छोड़ के निकल चुके हैं। CDS अनिल चौहान साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसके थ्रू इंप्लाई किया जा सकता है कि चीन का इन्वॉल्वमेंट है। सो इसकी डिटेल में आते हैं, इसको बारीकी से समझते हैं हुआ क्या है। अभी हाल ही में पुणे में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है चौहान साहब, इन्होंने क्या बोला कि जो सिचुएशन है मणिपुर की, जो स्थिति बनी हुई है ग्रासरूट लेवल पे, इसका इंसर्जेंसी या काउंटर इंसर्जेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये एथनिक एक्टिविटी है या एथनिक बेसिस पे जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दो एथनिसिटीज के बीच में। जैसा मैंने बताया, दो ट्राइबल्स के बीच में अ क्लैश बिटवीन टू एथनिसिटीज। तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से डिप्लॉय करना राज्य सरकार का काम है। And we are helping the state government in Manipur as well as Home Ministry in New Delhi. ये चीज CDS ने बोली कि हम उनको असिस्टेंस दे रहे हैं। The CDS statement comes after Home Minister Amit Shah went. अमित शाह साहब जो है वो मणिपुर गए थे इन क्लैशेस के दौरान या क्लैशेस के बाद। अब ये कहा जा रहा है कि बम लगाने गए थे, लेकिन वो वहां पे ग्रास रूट लेवल पे सिचुएशन को समझने गए थे, और कोई भी जो गृह मंत्री है वो इसीलिए जाएगा और कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो वायलेंस हुआ क्यों? व्हाई डिड द वायलेंस हैपन? वायलेंस को समझने के लिए आपको बेसिकली मणिपुर का डेमोग्राफिक कंस्ट्रक्ट समझने की जरूरत है। वहां पे कई सारे ट्राइबल्स रहते हैं, जैसे नागा ट्राइब, कुकी ट्राइब, माइताई ट्राइब। माइताई या माइटाई के नाम से भी कहा जाता है। तो माइटाई ट्राइब की स्पेसिफिक एक आस्क है या डिमांड है या अर्जी थी कि उनको लैंड एलोकेट करी जाए और कुछ कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिले, जो कि कुकी ट्राइब की भी रही होगी और बाकी ट्राइब्स की भी रही होगी। तो ऐसी डिमांड्स जब सामने रखी गई तो माइताई ट्राइब की डिमांड्स को एंटरटेन किया गया। तो ट्राइबल क्लैशेस जो है हाल ही में इस वजह से बढ़े, और वो इतने बढ़ गए कि लोग मरने लगे। Behind recent violence, Manipur are claims and counter claims to land and special benefits. Claims मतलब इल्जाम कि ये मेरा है, वो तेरा है। तो लैंड जमीन के ऊपर, और स्पेशल बेनिफिट्स जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं, वेयर कम्युनिटीज आर डिवाइडेड अलोंग रिलीजियस एंड एथनिक लाइंस। तो चाहे वो धार्मिक रूप से हो या एथनिसिटी के रूप से हो, वहां पे कम्युनिटी डिवाइडेड है। हर कम्युनिटी की कुछ ना कुछ आस्क है। तो इस बार माइटाई ट्राइब की आस्क क्या थी? व्हाट वाज देयर आस्क? उसकी आस थी कि द डिमांड फॉर ST स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस जो है वो मिल जाए। अब ये आपको भली भांति पता है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के तहत जो है ST स्टेटस जो है या ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन मिलती है अगर आप ST की कैटेगरी या उस कटघरे में आ जाते हो। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारी ट्राइब्स चाहती होंगी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आना, ST स्टेटस कैटेगरी में आना। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने इस चीज को एंटरटेन करा कि माइटाई ट्राइब का जो ST स्टेटस की अर्जी है उसको एस्केलेट करके भिजवाया गया सेंटर में। अब जैसे आपको पता होगा, ST स्टेटस इज प्रोवाइडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी वो प्रोवाइड करते हैं। दे आस्क द स्टेट गवर्नमेंट टू सेंड रिकमेंडेशन टू द सेंटर।
अब ये माइताई ट्राइब और मणिपुर हाई कोर्ट जुडिशरी है, वो सरकार या नेता लोग नहीं है, इसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ स्टेट में। अब स्टेट का जो, आप जुडिशरी को तो कुछ बोल नहीं सकते, जज को क्या बोलोगे, तो इन्होंने ट्राइब के खिलाफ ही जो है एक्शन ले लिया। कौन सी ट्राइब के खिलाफ एक्शन लिया? माइताई ट्राइब। किसने एक्शन लिया? बाकी के ट्राइबल ग्रुप्स ने। इट लेड टू प्रोटेस्ट फ्रॉम ट्राइबल्स अगेंस्ट माइताईज डिमांड फॉर एसटी स्टेटस। तो हुआ क्या, ये ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑफ यूनियन मणिपुर, इसका मैं आपको एग्जैक्टली अभी मैप के थ्रू दिखाऊंगा, टू प्रोटेस्ट द डिमांड ऑफ माइताईज फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, कि इनको एसटी स्टेटस कैसे मिल जाए, हमें मिले ना मिले लेकिन दूसरे को कैसे मिल जाए। तो मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइबल्स, जो कि प्राइमरली कुकीज और नागास थे। ये मार्च जो है वो बहुत लंबा मार्च था। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम चूरचंदपुर, जो चूरचंदपुर है यहां से लेके टोरबुंग तक, और टोरबुंग से लेके मणिपुर तक, इम्फाल तक, मणिपुर के कैपिटल इम्फाल तक। तो यहां से धीरे धीरे जब वो आते गए, तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, हालांकि बोला नहीं गया था, इस पीसफुल प्रोटेस्ट ने एक घिनौना संगीन रूप लिया, और वो था वायलेंस का। इट टुक दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब उस डायरेक्शन की वजह से कितने 100 लोगों से ऊपर मारे जा चुके हैं। ड्यूरिंग द मार्च इन टोरबुंग एन आर्म्ड मॉब अलिजेडली अटैक पीपल ऑफ द माइताई कम्युनिटी। अब तुमने अगर इन पे अटैक करा है तो ये वापस अटैक करेंगे, रिटेलिएशन हुआ, बदला लिया गया, एंड इट एस्केलेटेड द वायलेंस थ्रू आउट द स्टेट। फिर हर जगह जहां जहां ट्राइब्स रहते थे और आपको पता था, वहां वहां जो है वो अटैक्स होने लगे। अच्छा, उसके सिवा एक चीज और हुई, कुकी ट्राइब ने फॉरेस्ट, जन विभाग या आप ये बोल सकते हैं वन विभाग की जमीन पे कब्जा करा हुआ था या एनक्रोच करा हुआ था, ट्रेसपास किया हुआ था, उसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने वहां से हटा दिया। सो वो भी एक ट्रिगर था। एविक्शन ऑफ कुकी विलेजेस व्हिच द गवर्नमेंट सेड वर एनक्रोचिंग ऑन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, वो कब्जा करके बैठे थे। सेंटिमेंट अगेंस्ट द माइताई कम्युनिटी वाज रेडी टू ब्लो अप एंड दीज फैक्टर्स प्रोवाइडेड इनफ स्पार्क्स। ये जो फैक्टर्स हैं, इन्होंने कई सारे स्पार्क्स जो है वो किए, जिसकी वजह से 100 लोगों से ऊपर मारे गए, इंक्लूडिंग एन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर हु वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ हिज हाउस एंड किल्ड बाय द मॉब। सो अ पुलिस कमांडो वाज आल्सो किल्ड। एक बीजेपी पार्टी के एमएलए का बेटा और एमएलए खुद, ये बहुत बुरी तरह इंजर हुए। An army had to be deployed in the state and shoot at side orders were issued to contain the riots. इतनी खतरनाक संगीन सिचुएशन हो गई जब वो मार्च ने इस टाइप का टर्न लिया। तो मणिपुर का जो वायलेंस है वो कोई छोटा मोटा वायलेंस नहीं है, वो इतना घिनौना वायलेंस हुआ है जहां पर 100 लोगों की मौत हो चुकी है। आप ये सोच के चले किस तरह का वायलेंस हुआ होगा। तो ये पूरी सिचुएशन है, ग्रास रूट लेवल की जो स्थिति, जो परिस्थिति है आज की डेट में, मैंने आपको पूरी समझाई। अब सवाल ये उठता है कि चीन कहां से आ गया? हाउ डिड चाइना गेट इनटू प्ले एंड व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीजन जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, स्टडी IQ IAS लेकर आया है स्पेसिफिक 3 बैचेस आप सबों के लिए। ये सारे बैचेस जो है वो 19 जून स्टार्ट हो चुके हैं, और इसमें स्पेशल बात यह है कि ये सारी लैंग्वेजेस में आप सभी के लिए अवेलेबल है। हिंदी माध्यम के छात्र, आपके लिए हिंदी में एक्सक्लूसिव बैच है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अगेन वी हैव एन एक्सक्लूसिव बैच फॉर यू, एंड बायलिंगुअल स्टूडेंट्स वी आल्सो हैव अ बैच फॉर यू। All 3 बैचेस हैव स्टार्टेड ऑन द 19th of June। इन बैचेस को आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो। इसकी खास बात यह है, कंप्लीट सिलेबस ऑफ GS, प्रीलिम्स एंड मेंस, क्रैश कोर्स जिसे हम SIP बोलते हैं, प्रीलिम्स का अलग और मेंस का अलग, इंटायर सिलेबस रिविजन, along with that टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको उपलब्ध है मेंटरशिप सेशंस के साथ। और ये जो सब कुछ है ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आता है। उस मार्केट में जहां पे चीजें लाखों रुपए की मिलती हैं, वहां पे स्टडी IQ IAS आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप मेरा कोड यूज करें। माई कोड इज सांघी लाइफ। सांघी लाइफ कोड के जरिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स ऑन स्टडी IQ IAS। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स, बाकी की जितनी डिटेल्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दी हुई है, जरूर देखें। तो अब सवाल ये उठता है, वेयर डज चाइना कम इन फ्रॉम? चीन कैसे पिक्चर में आता है? तो इसमें भी चौहान साहब जो कि हमारे CDS हैं, उनका क्या कहना था? व्हाट डिड ही पर्टिकुलरली स्टेट? मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर
इंडियन आर्मी और असम राइफल्स जो है वो डिप्लॉयड थी 2020 से पहले, यानी कोविड के पहले। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसर्जेंसी का इशू था। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंसर्जेंसी का इशू था। दे हैड अ ह्यूज इशू ऑफ इंसर्जेंसी और इंसर्जेंट्स। क्योंकि इंसर्जेंसी का इशू था, इस वजह से आपको काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशंस वहां पे कंडक्ट करने पड़ते थे। तो असम राइफल्स को और इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करा हुआ था, और थोड़े बहुत नहीं। सो द ट्रूप्स वर ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 25,000 वुड बी अ रीजनेबल बॉलपार्क फिगर। 25,000 लोग डिप्लॉयड थे एक स्टेट में ऑन द लोअर साइड, और ये कम थे। अब हुआ ये कि उस इंसर्जेंट ऑपरेशंस बहुत कम हो गई मणिपुर में, और उसके आसपास वाले स्टेट्स में इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो है वो बहुत कम हो गई। दे हैड रिड्यूस्ड बिग टाइम। अब क्योंकि वो कम हो गई थी, इस वजह से वहां की फोर्सेस को जो है रिट्रैक्ट करवाया और उनको भेज दिया नॉर्दर्न कमांड में। क्योंकि 2020 में आपको ध्यान होगा, कोविड के पीक लॉकडाउन में गालवान वैली में क्लैश हुआ था, और चीन जो है वो वहां पे लैंड ग्रैबिंग एक्टिविटीज कर रहे थे। उन्होंने कुछ लैंड ग्रैब करी भी थी, जिसको बाद में राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो है रिफ्यूट कर दिया था। सो दीज डेज द एरियाज वर डिस्टर्ब 2020 के पहले। Those days the Indian Army functioned under AFSPA. उनको AFSPA का प्रोटेक्शन मिला हुआ था। So it was noted here that both the Assam Rifles and Indian Army were deployed, और उस टाइम पे जो इंसर्जेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन थी वो तब की प्रॉब्लम थी, आज की प्रॉब्लम नहीं है। तो as CDS explained, since the challenges of northern borders यानी कि जम्मू एंड कश्मीर were far more, we were able to withdraw the army, और इंसर्जेंसी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई थी। मतलब दोनों चीजें हैं, ऐसा नहीं कि इंसर्जेंसी को छोड़ के चल दी आर्मी, इंसर्जेंसी की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई थी, इस वजह से उनको पुल आउट कर लिया। अच्छा, अब पुल आउट कर लिया तो ये चीज दिख रही थी हमारे इनको विनी द पू को, जो जी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति है, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो लोग प्रीमियर बोलते हैं। इन तक खबर पहुंची कि मणिपुर से ट्रूप्स को रिट्रैक्ट कर लिया है। सो चाइनाज अग्रेसिव लैंड ग्रैबिंग एक्टिविटीज जो गालवान में चल रही थी इन द बॉर्डर एरियाज इन द नॉर्थ forced the Indian army to be redeployed to prevent a further squandering of real estate to China. Real estate चीन को जा रहा है, तो एक मेजर स्टैंड इन चाइनीज कनेक्शन टू मणिपुर की, क्योंकि वहां से भी वो अटैक कर रहे थे, तो यहां से फोर्सेस रीडिप्लॉय हुए और वो पहुंच गए इधर जम्मू एंड कश्मीर एरिया में। सो दिस इज प्राइमरली द एंटायर रीजन। तो दिस इज अक्साई रीजन विच इज चाइनीज एडमिनिस्टर्ड, और आप देख सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि पूरी तरीके से डिसाइडेड नहीं है या डिस्प्यूटेड है। और ये गालवान वैली, ये यहां पे क्लैश हुआ था, गालवान वैली क्लैश हुआ था, प्लस पैंगोंग लेक यहां पे क्लैश हुआ था। सो बोथ द प्लेसेस वी हैड सिवियर क्लैशेस व्हिच लेड टू आवर सोल्जर्स लूजिंग देयर लाइव्स। कई जवान शहीद हुए थे इसमें, चीन के भी जवान शहीद हुए थे पीएलए के, लेकिन यहां पर जो है वो क्लैशेस हुए, जिसकी वजह से और ट्रूप्स जो है पूरे बॉर्डर पे डिप्लॉय करने लगे, क्योंकि इनकी लैंड ग्रैबिंग एक्टिविटीज चल रही थी। ये क्यों हुआ ये भी आपको बता देता हूं। 370 के एब्रोगेशन के बाद चीन इतना चिढ़ गया कि उसने ये चीज करने की कोशिश करी कि तुम कैसे अपनी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हो। अब ये तो प्रॉब्लम खत्म ही हो रही है ना, कि भाई आपने 370 एब्रोगेट करा, आपने इसके 2 हिस्सों कर दिए, अब आप 2 अलग अलग चीजें एडमिनिस्टर करते हो। पहले जो है पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर क्लेम करता था, अब कश्मीर कोई डिवाइडेड तो था नहीं, अब डिवाइड हो गया, अब इतना सा क्लेम करो, अब तुम क्लेम करते रहो बैठ के, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। सो व्हाट सीडीएस सीम्स टू बी इंप्लाइंग, सीडीएस क्या कहना चाह रहे हैं, एब्सेंस ऑफ इंडियन आर्मी हैज अलाउड फॉर अ सिक्योरिटी वैक्यूम इन मणिपुर। वहां पे हो गया सिक्योरिटी वैक्यूम, जिसकी वजह से चीन के प्रीमियर ने और चीन की आर्मी ने जो है उसका फायदा उठाया, which will not go unnoticed in Beijing। ये बेजिंग को पता चला, जिस वजह से उन्होंने हेल्प करना शुरू करा। We cannot underestimate the omnipresent threat that China poses in the region। और ये थ्रेट कोई नया थ्रेट नहीं है, मैकमोहन लाइन को पूरी तरीके से आज तक डिसाइड नहीं किया गया है, जिस वजह से चीन जो है पूरा अपना क्लेम अरुणाचल प्रदेश पे डालता है। The communal nature of the ongoing Mai Tai Kuki clashes shockingly complicates the situation। So it might have been convenient to declare normalcy, कि normalcy हो, और remove AFSPA in the region in bits and pieces, but the challenges still persist। Challenges AFSPA के अभी भी हैं, क्योंकि अगर कभी भी आर्मी जाएगी तो आर्मी को प्रोटेक्शन है, शूट एट साइड गोली मार दी और आप अकाउंटेबल नहीं हो, तो इस चीज का जो है चीन फायदा उठा रही थी। अब गोली अगर मार दी तो गोली किसी को भी कहीं भी मारी जा सकती है, तो उसके सिवा चौहान ने क्या बोला, व्हाट डिड द सीडीएस स्टेट, the challenges in Manipur have not gone, they have not disappeared,
It will take some time, but hopefully the issue should settle down and the state government will be able to do its job. जो राज्य सरकार है वो अपना काम कर पाएगी, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन कर पाएगी. Our focus then will be back to deal with the challenges which have not yet disappeared along the northern border. ये नॉर्दर्न बॉर्डर मतलब जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं. इस वजह से आर्मी को रिट्रैक्ट करके यहां नहीं भेजा जा सकता. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लैंड ग्रैबिंग है. भाई मणिपुर जो है वो वहां पे चीन जो है वो थोड़ी घुस जाएगा, लेकिन चीन जहां घुसा हुआ है या जहां पे घुसने की घुसपैठ जहां बना हुआ है गालवान में, उस एरिया को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इट्स हाईली इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, अब बारी आती है तीसरी कंट्री की जो कि है म्यांमार, which shares a direct border with India and it also shares a border with China. Have a look at this map. So this is Myanmar. ये म्यांमार है, ये भारत है, ये तो बांग्लादेश है. दिस इज बांग्लादेश, दिस इज इंडिया, ये म्यांमार है और ये चाइना है. तो चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये ट्रायम्विरेट है 3 कंट्रीज, 3 देशों का. तो म्यांमार एंगल कहां आता है? क्योंकि मणिपुर का बॉर्डर चीन से सटा हुआ है, तकरीबन 1700 किलोमीटर का बॉर्डर चीन से सटा हुआ है. तो इस वजह से जितनी भी इंसर्जेंट एक्टिविटीज मणिपुरी ट्राइब्स या इंसर्जेंट्स को करनी होती है वो मणिपुर में करके बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में जाके छुप जाते हैं. और क्योंकि इंडिया का स्पेसिफिक रोल नहीं है तो इंडिया दूसरी फॉरेन टेरिटरी में जाके या फॉरेन लैंड पे, फॉरेन सॉइल पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती अनलेस अंटिल वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है. Insurgency has existed in Manipur since the 60s and Manipuri militants cross over to Myanmar and they will hide. वहां पे तो छुपना आसान है, वहां पे ढूंढना भी मुश्किल है. Myanmar militants come to Manipur when they want to. जब आना होता है आते हैं, कुछ 2-4 बॉम्ब फोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, चले जाते हैं. Not for nothing is Manipur known as the gateway to the east, क्योंकि यहीं से रास्ता निकलता है, सबसे बड़ा बॉर्डर यहीं से है. और ये भी बता दूं, इसमें से तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो अनरेगुलेटेड है, अनफेंस्ड है. यहीं से हमारी इंडियन आर्मी जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में करके वापस आई थी. इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स रिसीव मैनिफोल्ड सपोर्ट फ्रॉम द इम्प्लिकेबल एंड बिटर नॉर्दर्न नेबर चाइना. इसी के थ्रू, इसी बॉर्डर के थ्रू आपको असला, बारूद, बंदूक कुछ भी चाहिए वो इसी बॉर्डर के थ्रू आता है, क्योंकि मणिपुर का इतना मैसिव बॉर्डर है म्यांमार के साथ. देखिए जी, तो ये म्यांमार है, ये मणिपुर है, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द एंटायर बॉर्डर ऑफ मणिपुर विच इज हाईली पोरस बॉर्डर. तो इस तरीके से यहां से जो है आपका पूरा रूट निकलता है और आप यहां तक आ सकते हो. और क्योंकि म्यांमार चीन से सटा हुआ है, दिस एंटायर रीजन इज चीन. इट्स इजीली एक्सेसिबल टू म्यांमार और विद म्यांमार एंड फ्रॉम हियर टू मणिपुर. नागालैंड में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, फेंस्ड है, प्लस वहां पे डिप्लॉयड है आर्म्ड फोर्सेस. मणिपुर का कुछ बॉर्डर जैसे मैंने बताया वो अनसिक्योर बॉर्डर है. सो मेनी थॉर्नी नॉर्थ ईस्ट आउटफिट्स हैव फिजिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री और बाकी और तरह के लिंक्स हैं कन्मिंग की तरफ से. तो जो मैंने आपको यहां पे रीजन बताया, ये जो रीजन है सदर्न पार्ट ऑफ चाइना का जो रीजन है, इसे बोलते हैं कन्मिंग. कन्मिंग बेसिकली एक रीजन का नाम है, चीन का रीजन. So they have inextricable links with Kunming in China. Only a fool will believe that China will not exploit. चीन क्यों नहीं करेगा भाई? चीन को तो साफ ऑप्शन मिल रहा है, जहां पे ऑप्शन नहीं होता है वो वहीं पे घुसने की कोशिश करता है. यहां तो ऑप्शन है तो क्यों नहीं घुसेगा? The larger than life strategic and security vulnerabilities in the northeast. ये चीज जो है ये चली जा रही है. तो जैसा कि आप इस मैप को देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कन्मिंग रीजन है. दिस इज कन्मिंग, और आप इसकी एक्सेसिबिलिटी म्यांमार तक और मणिपुर तक इजीली देख सकते हैं. तो चाइना इसका फायदा डेफिनेटली उठाएगा, बिकॉज चाइना इज एक्सट्रीमली नोटोरियस at creating instability in other countries, whether it's Hong Kong, which is a part of its own country, or it's Taiwan, or it's India, even Pakistan for that matter. Instability, श्रीलंका डेट में फंसा लिया है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज. चीन को चैन नहीं है, सिंपल सी बात यह है. और चाइना का जो क्लेम है वो हर तरीके से पूरे हिंदुस्तान पे सब कुछ हमारा है. गालवान हमारा है, लद्दाख हमारा है, ये हिस्टोरिकली बोला जाए अरुणाचल प्रदेश हमारा है, नॉर्थ ईस्ट हमारा है, सब हिमाचल प्रदेश हमारा है, कल को तमिलनाडु भी क्लेम कर लेंगे वो भी हमारा है, एक दलाई लामा छोड़ के सब हमारा है. So because China is putting such stupid claims, and this is basically disturbing the Indian sovereign territory. Unsettled borders with China unsettled इसलिए है क्योंकि जो अग्री करी गई थी लाइन, डिमार्केटेड लाइन, वो दोनों देशों को अग्रीएबल नहीं है. LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैकमोहन लाइन जो कि मैकमोहन द्वारा ब्रोकर करी गई थी,
तिब्बत और इंडिया के बीच में और बांग्लादेश के बीच में, वो भी चीन को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए बॉर्डर्स अनसेटल्ड है। ट्रस्ट डेफिसिट, कहां से ट्रस्ट होगा भाई? जब तुमने लाइन ही नहीं मानी तो कब भरोसा कहां से करोगे? लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल डिमार्केशन ऑफ एलओसी, फ्रीक्वेंट स्पॉयलर्स लाइक डोकलाम इंसिडेंट्स एंड गालवान वैली, ये सब एक सीरियस चैलेंज पोज करते हैं नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव को। तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि उसे वो मानते हैं पार्ट ऑफ सदर्न तिब्बत, और ये है नॉर्दर्न पार्ट। ये गालवान वैली का क्लैश है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पड़ता है। यहाँ हॉट स्प्रिंग्स है और ये पैंगोंग लेक है, फिंगर 1 टू फिंगर 8। तो आप देख सकते हैं यहां पूरे पे चीन का कंट्रोल है, और कंट्रोल अगर जहां पे नहीं है वहां पे वो कंट्रोल बनाना चाहते हैं। उसके सिवा सियाचिन ग्लेशियर, यहां पे चीन प्रेजेंट है, यहां पाकिस्तान है और यहां तक इंडिया है ऑलमोस्ट। पॉइंट NJ9842 से शुरू होता है, ये भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और थोड़ा सा जो पोर्शन है सियाचिन के ऊपर का शागजाम वैली, ये आता तो पीओके में है, लेकिन बहुत साल पहले 50 साल हो गए, दिस रीजन वाज सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, और चाइना यहां पे घोर डेवलपमेंट कर रहा है। तो सीडीएस की का जो भाषण था वो किस तरफ हिंट करता है? अब वो किस तरफ हिंट कर रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? हाल ही में मणिपुर में चुनाव हुए और भाजपा सरकार वहां पे जीती, तो जीतने के बाद क्या चीज बोले हमारे प्रधानमंत्री? What did he specifically state? BJP government in Manipur has turned the impossible into possibility. Impossible जो नामुमकिन लग रहा था वो अब मुमकिन लगने लगा। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? What does it mean? Being economical with the truth is one thing. ये CDS का कहना है। Being delusional, कि आप सोच रहे हो कि आपको सोच रहे हो कि होना चाहिए या हो गया लेकिन हुआ नहीं है, is another thing. Which border is he talking about? पाकिस्तान, पाक का बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर है, या मणिपुर का बॉर्डर है? What? और क्योंकि मणिपुर में खड़े होकर भाषण दे रहे हो तो जाहिर सी बात है मणिपुर का बॉर्डर ही हो, मतलब ये अज्यूम कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मणिपुर के बॉर्डर स्टेबल नहीं है। आज भी मणिपुर से ऐसी हेडलाइंस आ रही हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। मणिपुर वायलेंस, आर्मी सोल्जर इंजर्ड इन अनप्रोवोक्ड फायरिंग इन इम्फाल। अगर एक ऐसी हेडलाइन आती है और एक आदमी के बारे में रिपोर्टेड है, तो आप ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि 5 से 10 लोगों को गोली लगी होगी, शायद किसी की मृत्यु हुई हो। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन मणिपुर नीड्स अर्जेंट अटेंशन। क्यों आर्मी फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है? वो खाली एरिया है और इस वजह से चीन उसका फायदा उठा रही है। एक्स आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक का ये कहना है। दिस इज समथिंग दैट वाज स्टेटेड। तो यही चीज देखते हुए, समझते हुए हम ये सब ट्वीट्स देख सकते हैं, न्यूज हेडलाइंस देख सकते हैं, और इस बात की सीरियसनेस को समझ सकते हैं कि एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सैड कॉल फ्रॉम अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम मणिपुर कि लॉ एंड ऑर्डर नीड्स अर्जेंट अटेंशन एट हाईएस्ट लेवल, लेकिन ये चीज नहीं हो रही है। दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट हैपनिंग। तो अब क्या करना चाहिए भारत सरकार को, यह देखने वाली बात है। आप सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस टॉपिक की पीडीएफ आप पाएंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी। That would be all. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।